नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नाम की गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आयोग का काम क्या होगा, 8वें वेतन आयोग के दायरे में कौन कौन होंगे, इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के मनी सेंट्रल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। केंद्र सरकार ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की ओर से 3 नवंबर को जारी गजट अधिसूचना में आयोग का कंपोजिशन, सदस्यों, कार्यक्षेत्र यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और मुख्यालय का जो डिटेल है वो साझा किया गया है। अब क्या है इस गजट नोटिफिकेशन के मायने, एकदम आसान भाषा में इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे पेंशन फंड की। भारत के शेयर बाजार में भरोसे की नई लहर दिख रही है। अब पेंशन फंड्स जो अब तक सुरक्षित निवेशकों के लिए जो है जाने जाते थे, तेजी से शेयरों की ओर रुख कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया की। कल की 2 गुड न्यूज के बाद आज फिर से वोडाफोन आइडिया के लिए एक और अच्छी खबर आई। अब कहां से राहत मिली है वोडाफोन आइडिया को, इसकी करेंगे जांच पड़ताल। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है और सदस्यों के नाम का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन सदस्य और सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किए गए। अब कमीशन अपनी सिफारिशें जो हैं 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान जो है लागू हो सकता है। हालांकि प्रवीण सर, पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इंप्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर जो है एकमुश्त या किस्तों में भी मिलेगा, ऐसे भी संभावना है। प्रवीण सर, इससे तो कहा जा रहा है कि 50 लाख कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा, लेकिन बीच क्या है सर? ये तो हो गई प्लेन स्टोरी सर, लेकिन इनसाइड स्टोरी जो है, इनसाइड आउट वाली जो बात हम लोग करते रहते हैं, वो आप प्लीज बताएं। नहीं, इनसाइड आउट वाली बात इसमें देखिए, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी और अब जो गजट नोटिफिकेशन में इस चीज़ का सारा जिक्र है, उसमें कई बातों को साफ तौर पे कहा गया है। मसलन एक बड़ी बात विशाल यहाँ पे सर ये है कि जो सरकार ने कहा है, इनके जो कामकाज का दायरा है उसमें ये कहा है कि आप वेतन, भत्तों, पेंशन और बाकी चीज़ों पर जो सलाह देंगे उसमें फीजिबिलिटी का भी आपको ध्यान रखना है कि क्या जो आप सिफारिशें दे रहे हैं क्या वो फीजिबल है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसमें इस बात को व्यवहारिकता आखिर क्या है, आप ऐसी सिफारिशें न दें जो कि हवाई हो, जो जिनका खजाने को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट खजाने पर जिसका आए, ऐसी आप सिफारिशें न दें। एक तो ये इसमें बड़ी बात है जी। एक जो बात हम लोगों ने लगातार जिस चीज़ का जिक्र किया है और जितने लोगों से बात की हमने यूनियन लीडर्स के साथ, उनका जो कहना है कि जो सरकार एक जो अनफंडेड इम्पैक्ट ऑफ अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स जी, इसकी जो बात कर रही है सरकार, और जिसको लेके मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा एक तरह की बहस पैदा होती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार ने इसमें ये साफ तौर पे लिख दिया है कि वो पुरानी पेंशन को लेकर आने वाली नहीं है। इसका एक तरह से सरकार ने साफ तौर पर संकेत दिया है। तीसरी बड़ी चीज़ जो पहली ही बात है, जो क्राइटेरिया जो तय किए गए हो उसमें ये कहा गया है कि आप जो है वो पूरे देश की आर्थिक परिस्थितियों को देखेंगे और उसके हिसाब से फैसला करेंगे। तो जो फीजिबिलिटी वाली बात है और जो आप देश की आर्थिक परिस्थितियों, हालात को देखेंगे, फिस्कल जो प्रूडेंस को देखेंगे, उसकी बात है जी। एक बड़ी चीज़ ये है कि सरकार ने पैनल को इस बात का अधिकार दिया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर डोमेन एक्सपर्ट हों, एडवाइजर्स हों, इनको भी अपॉइंट कर सकती है, पैनल कर सकता है और उनकी राय ले सकता है इस मामले में। जी। अब सर, जो फिजिबिलिटी की आपने बात कही, इसी से 1-2 सवाल उठते हैं।
प्रवीण सर, एक दो सवाल ये उठ रहा है कि कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो बोझ पड़ेगा, तो इससे एक पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो है कटौती की जा सकती है, जिस तरह से जो कहा गया कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का है इस समय जो है अभी मौजूदा, अगर सारी बातों का लबोलुबाब देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 2.8 से लेकर 2.9 या 3.0 के फिटमेंट फैक्टर की बात कही जा रही है सर। हालांकि अगर टू बी वेरी प्रिसाइज 2.86 का बात भी चल रहा है सर, तो क्या ये कम हो सकता है सर? नहीं, देखिए, ये सरकार ने एक मोटा आइडिया जरूर इस बात का लगाया होगा कि वो 8वें वेतन आयोग पर सालाना कितना खर्च करना चाहती है। जो खजाने में पैसा है उसमें से कितना, मान लीजिए जैसे पिछला जो 7वां वेतन आयोग था उसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का थोड़ा सा वो खर्चा सालाना का था जी। इस बार सरकार क्या सोच रही है कि 1 जनवरी 2026 से वो अपने खजाने पर किस तरह का बोझ लेने को तैयार है। 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और इसको ही मद्देनजर रखते हुए एक मोटी समझ सरकार के दिमाग में जरूर रही होगी कि हमको इस दायरे के भीतर लेकर आना, और इस चीज के जो फीलर्स होंगे वो आपके आयोग के पास जरूर होंगे जी। तो अब उसमें जो 2.86 की बात आप कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर ये बताता है कि जो कर्मचारी संगठन हैं उनकी दरअसल इसकी डिमांड है। अब सरकार इसमें कितनी काटछाट करती है, या आयोग के साथ जब डेलिब्रेशंस होते हैं, बातचीत होगी, जब जो ट्रेड यूनियन या जेसीएम जो है उनकी, वहां पे जाकर इस पे किस चीज को लेके सहमति बनती है, ये फिर एक बड़ी देखने वाली। लेकिन प्रवीण सर, जब हम लोगों ने कन्वीनर जो एनसीजेसीएम के हैं कन्वीनर जो शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरी फिटमेंट फैक्टर को जो तय करने वाला जो प्रक्रिया है, इसको भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। डीए का जो कैलकुलेशन करने का जो प्रक्रिया है उसमें भी अमूलचूल बदलाव करने की ज़रूरत है। इस पर आप क्या सहमत हैं उनकी तर्क से या? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि जो पूरी की पूरी अप्रेजल की जो प्रोसेस है सरकार की, और हम लोगों ने जितने भी बार इसको डिस्कस किया है और थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में जब भी इसको लेके बात की है, तो हमने हमेशा इस बात को कहा है कि ये जो प्रक्रिया है इसको इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल कर दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अप्रेजल को, कि वहाँ विवाद, वहाँ आंदोलनों का रास्ता हमेशा खुला रहता है जी। सरकार, और लंबा वक्त हो गया, 7वें वेतन आयोग से लेके 8वें वेतन आयोग के आने में भी 10 साल का वक्त हो गया। 10 साल की अवधि जो एक सरकारी कर्मचारियों के जो अप्रेजल सिस्टम है, मैं इसको अप्रेजल सिस्टम मानता हूँ, उसमें सरकार को एक बड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत थी। पिछले 10 साल में सरकार इस जगह चाहती तो इस तरह का काम कर सकती थी, जहां इस पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सकता था, इस प्रोसेस को सालाना आधार पे निकाला जा सकता था। अब आप ये सोचिए कि आपने जो मान लीजिए 2.86 का या 3 का फिटमेंट फैक्टर तय किया जी, वो हर उस एम्प्लॉय पर इक्वली लागू हो गया जो सरकारी सिस्टम में है। जो भी केंद्र सरकार का मुलाजिम है उस पर सीधा सीधा लागू हो गया। सब मुलाजिमों का परफॉर्मेंस एक सा नहीं है, किसी का ज़्यादा अच्छा है, किसी का खराब होगा। अकाउंटेबिलिटी को आप कैसे फिक्स करेंगे ये भी तय नहीं है इसमें जी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनको गौर करने की जरूरत, गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि जो अच्छे परफॉर्मर हैं, आखिर आप उनको अतिरिक्त क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। मतलब आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ ना अकाउंटेबिलिटी, आपने दिया 3 का फिटमेंट फैक्टर, आपको भी उतना मिला, मुझको भी उतना मिला, मैं लैगार्ड हूं, मुझे भी फायदा मिल रहा है, आप काम कर रहे हो, आपको इसमें इंसेंटिवाइज किस तरह से किया सरकार ने जी। तो ये तो सबको एक सा मिल रहा है। इस प्रक्रिया को पूरे को बदलने की जरूरत थी। अकाउंटेबिलिटी के साथ आपकी वेज ग्रोथ को लिंक करने की जरूरत थी, जैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है। ये किया जा सकता है। प्रवीण सर, आपने आंदोलन का जिक्र किया तो आंदोलन से मुझे याद आ गया सर, कुछ दिनों के बाद ही 9 तारीख को कर्मचारी संगठन का एक वर्ग है जो विरोध प्रदर्शन को बहुत आतुर है। वो कह रहा है कि आपने तो 10 महीने के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की बात की, इसको ये आयोग जो है जो गठित हुआ है ये 18 महीने के बाद जो है अपनी सारी सिफारिशें देगा, उसको लागू करते करते काफ़ी समय लग जाएगा। फिर एटक की जो अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी थी उनसे भी हम लोगों की बातचीत हुई। आपसे हम समझना चाहेंगे सर कि ये 8वें वेतन आयोग को लेकर इतनी रार क्यों है, फिर
जो आंदोलन जो हो रहा है, होने की बात कही जा रही है, उसमें जो कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर उठाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि यूपीएस फेल है, एनपीएस में मुझे फ़ायदा मिल नहीं रहा है, इन सारी बातों को आप कैसे देख रहे हैं? पूरा समराइज नहीं, बताएं। मुझे जितनी देखिए, हम लोगों ने पिछले इस पूरे एक हफ्ते में कई लीडर्स के साथ बात की, जिसमें जेसीएम का जो पार्ट है वो भी हैं और अलग अलग यूनियन के मेंबर भी हैं। कल हमारी बात हुई थी एटक की जनरल सेक्रेटरी हैं अमरजीत कौर, उनसे जितनी बात हुई है उसमें मोटे तौर पे ये बात जो समझ में आ रही है कि जो कर्मचारी संगठन हैं उनको दरअसल अभी सरकार के इंटेंट पर उतना भरोसा है नहीं जी। इनको लग रहा है कि सरकार ने जानबूझकर डिले किया। जितने लोगों से बात की वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जानबूझ के इसके ऐलान में डिले किया, आयोग के गठन में डिले किया। एक आयोग के ऐलान को, बिल्कुल आयोग के ऐलान को दिल्ली इलेक्शन के साथ लिंक किया जा रहा है, अब बिहार इलेक्शन के साथ, फिर यूपी के इलेक्शन के साथ, और देन फाइनल जब आउटकम आएगा उसको कह रहे हैं कि वो 2029 तक जाएगा। तो इस तरह का जो कर्मचारियों के बीच में सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है या सरकार का जो मकसद है उसको लेके कर्मचारियों के मन में एक असंतोष का भाव है, वो इसको पॉलिटिकल डिसीजन के तौर पर देख रहे हैं जी। और इसी वजह से एक तो मसला 8वें वेतन आयोग का होगा कि साहब सरकार किस तरह से हार्ड बार्गेन करना चाहती है। सरकार ने पहले ही शर्त ये क्यों डाल दी कि आप देश के आर्थिक हालातों को देखकर चलें, इसका मतलब सरकार देना नहीं चाहती, इस तरह की अविश्वास की बात है। दूसरा, पुरानी पेंशन को लेके पहले से रार चढ़ी हुई है, तो अब वो दो मुद्दे एक तरह से कंबाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां 9 तारीख को भी एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, फिर एक 25 तारीख को भी होने की बात आ रही है सामने जी। तो लगता है कि मामला अभी लंबा चलेगा सर। बिल्कुल, देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं अब वो निकलना तब चालू होंगी जब पहली बैठक होगी आयोग के साथ कर्मचारी संगठनों की। जी। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर भी रार है सर, कुछ कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर अब जब बात होगी तब उसमें जाके बात होगी। अब एक फोरम क्रिएट हो गया है, अब वहां जाके कंसल्टेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पेंशन फंड्स यानी एनपीएस और ईपीएफ जैसे जो फंड्स हैं वो अब सुरक्षित निवेशकों की जगह जो है माने जाते थे, वो अब तेजी से शेयरों की ओर रुख कर रहे हैं। सितंबर 2025 तक के 3 महीनों में इन फंड्स ने रिकॉर्ड 37,409 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो अब तक का सबसे जो है उच्चतम स्तर है। प्रवीण सर, इतनी बड़ी बढ़त क्यों देखने को मिली और ये पूरा मामला है क्या? इसके पहले भी सर लगातार हम लोग जो चर्चा करते आते थे कि कहा जाता था कि जो पैसा आपके पास है, अच्छा खासा पैसा, 25 लाख करोड़ के आसपास का फंड आपके पास है, बिल्कुल, तो आप वो डेट में लगा रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि इस पैसे को अगर हम मार्केट से डायरेक्ट लिंक कर दें तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न अगर ज़्यादा मिलेगा तो हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको पैसा दे पाएंगे, तो उनको फ़ायदा होगा। तो क्या ये वही वाला मामला है? नहीं, देखिए ये एनपीएस का डेटा है, जो एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम का डेटा है, जिसमें ये बात आ रही है कि ये 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में पिछले 3 महीने में, सितंबर में ख़त्म हुए 3 महीने के दौरान इन फंड्स ने शेयर बाजारों में किया है। जी। ये जो आंकड़ा है ये माना जा रहा है कि 2016 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है किसी भी 3 महीने में शेयर बाजारों में पेंशन फंड्स का इन्वेस्टमेंट को लेके। ठीक है। अब इसमें प्राइवेट जो पेंशन हैं, पेंशन फंड हैं, वो इसमें एक तरह से शामिल नहीं है। एनपीएस का ही ये एक तरह का डेटा है। सितंबर 2024 वाली जो तिमाही थी, जो सितंबर 2024 में खत्म हुई, उसमें केवल और केवल 4,500 करोड़ रुपए के आसपास इन फंड्स ने लगाए थे। अब 4,500 करोड़ से 34,000 करोड़ रुपए का अगर फंड आया है बाजार में, तो इसके पीछे कुछ बड़े मकसद और बड़े इसके मायने निकाले जा सकते हैं विशाल। सबसे पहला ये है कि जो एनपीएस को लेके एक रिटर्न को लेके एक बात थी कि रिटर्न ऐसे हो जो आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करें और कुछ बेहतर रिटर्न दे सकें, जो लोगों के रिटायरमेंट के ज़रूरतों को पूरा कर पाएं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मकसद वो है, और एनपीएस को लेके पूरी की पूरी जो एक अप्रोच है वो हाल के वक्त में बदलती हुई भी दिखाई दी है, जहां नए ऑप्शंस मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन लिंक्ड आपको प्लान देने की कोशिश की जा रही है। तो एक मसला वहां पे आता है। दूसरा मसला ये आता है कि मार्केट्स की वैल्यूएशन को लेके भी कुछ संभवतः ऐसा लग रहा है जो फंड मैनेजर्स हैं कि यहाँ अभी
थोड़े मौके मौजूद हैं विशाल। जी। अब लेकिन प्रवीण सर, कहा जा रहा है कि पहले फंड्स को जो है शेयर बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक का जो है निवेश करने की जो है अनुमति थी, लेकिन अप्रैल 2025 से इसे बढ़ाकर 25% भी किया गया। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल, हाथ खुले हुए हैं और सरकार भी चाहती है कि आप अधिक, देखिए सरकार की एक कोशिश है, और हमने जब कुछ वक्त पहले भी एक एनपीएस को लेके एक स्टोरी की थी जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे एनपीएस के सब्सक्राइबर्स की तादाद जो न्यू एडिशंस हैं वो साल दर साल आधार पे कम हो रहे हैं जी। तो वहां पे जाके अब सरकार इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि लोगों की सेविंग एनपीएस में आए जिससे उनका फ्यूचर थोड़ा सुरक्षित हो लेकिन सके। सर ये कैसे होगा? मनी सेंट्रल में भी हम लोगों ने इस बात को लेकर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की थी। कहा गया था कि मात्र 9 से या 10 लोग ही ऐसे जो हैं जो एनपीएस के पैसे को जो है मैनेज कर रहे हैं, और जिसको आप रजिस्टर्ड एडवाइजर कहिए या जो, तो वो लोग प्रचार ही प्रसार उतना नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे तर्क दिया गया कि उनको आप अच्छा खासा इंसेंटिव ही नहीं देते हैं। नहीं, इसी वजह से सरकार, अब देखिए जितना फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, फॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं जिनका पीएफ कटता है, पीएफ मेंबर्स हो गए, उनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो इसके साथ एनपीएस के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि नौकरियों का फॉर्मलाइजेशन करने की सरकार की एक बड़ी कोशिश भी है जी। और इसीलिए एनपीएस का दायरा बढ़ाकर उसमें न्यू एडिशंस बढ़ाने की सरकार की कोशिश है। सरकार चाहती है कि लोगों के रिटायरमेंट को एनपीएस के मार्फत सिक्योर किया जाए। अब बाधा सबसे बड़ी क्या आती है कि लोगों को पिछले कुछ वक्त में म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नजर आए हैं, ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिले हैं साल दर साल आधार पे, तो लोगों को लगा कि अगर मुझको रिटायरमेंट के लिए ही प्लानिंग करनी है, पेंशन को लेके प्लानिंग करनी है, तो मैं खुद ही अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल लूंगा, अभी एसआईपी करूंगा, उसको एसडब्ल्यूपी में तब्दील कर दूंगा, धीरे धीरे मुझे हर महीने पैसा मिलता रहेगा, एक बड़ा कॉर्पस भी खड़ा हो जाएगा, मैं पैसा किसी को क्यों दूं। जी। लेकिन सर एक अगला सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि पहले लगातार जब एनपीएस लाया गया था उस समय भी एक जो है सरकारी कर्मचारियों के वर्ग का एक विरोध था कि हमारा पैसा, रिटायरमेंट का वो पैसा है, उसको आप मार्केट से जोड़ दे रहे हैं, मार्केट लिंक कर दे रहे हैं। उठा पटक आती है तो नेगेटिव रिटर्न आने लग जाएगा, तो उस समय मान लीजिए कुछ पैसा ही ना मिले हाथ में, या जो पैसा है मेरा वो निगेटिव में मिले, तो ये चिंता तो रहती है सर। लेकिन मार्केट लिंक्ड को लेकर एक जो है हमेशा उहापोह की स्थिति रहती है, डायलेमा रहता है, उसको कैसे दूर करेंगे? नहीं, लेकिन बात आपकी सही है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है कि आपका 70-80% के आसपास पैसा आपका डेट प्रोडक्ट में जा रहा है, जो एनपीएस के, तो आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन भी है। तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी है, डेट प्रोडक्ट सुरक्षित हैं, आपको रिटर्न स्टेबल कम मिलता है लेकिन स्टेबल रिटर्न मिलता है। तो लेकिन रिटर्न को आखिर बढ़ाया कैसे जाएगा? 6 या 7% का अगर एफडी पे रिटर्न है और उसी के आसपास अगर इन्फ्लेशन का रेट है, उसी के आसपास तो निफ्टी का 1 साल का चार्ट का भी रिटर्न है सर। बिल्कुल। तो अब अगर आपको रिटायरमेंट के वक्त अगर हर महीने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो फिर रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी? तो रास्ता दरअसल उसका यही निकल के आता है। जाहिर तौर पर रिस्क जरूर है मार्केट के साथ कि आपकी वॉलेटिलिटी है, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आपको एक पोर्शन मार्केट में लगाना पड़ेगा, आपको एक सर्टेन जो है डिग्री तक आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। प्रवीण सर, ऐसी भी खबरें बीच में आ रही थी कि गोल्ड ईटीएफ वाला भी ऑप्शन आदमी देख सकता है, यानी जो फंड मैनेजर्स हैं जैसे एनपीएस और ईपीएफओ वाले लोग जो हैं वो कह रहे थे कि गोल्ड में भी अच्छी खासी तेजी होती दिख रही है, तो जो फंड है, कॉर्पस फंड है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग गोल्ड ईटीएफ में भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो रीट का जो ऑप्शन है, एक एनपीएस का एक क्लास है जिसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है, वहाँ पे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में भी पैसे लगाने के विकल्प की बात की गई है। जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए आज एक और अच्छी खबर आई। भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन ग्रुप के खिलाफ 8,500 करोड़ का पुराना टैक्स केस जो था वो वापस ले लिया। ये मामला करीब 17 साल से चल रहा था। असल में साल 2007-8 में वोडाफोन आइडिया ने अपनी कॉल सेंटर सर्विस और कुछ फाइनेंशियल राइट्स जिसमें कॉल पुट ऑप्शंस आते हैं वो किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किए थे। आयकर विभाग का कहना था कि वोडाफोन ने यह सौदा बहुत कम दाम पर किया है जिससे सरकार को टैक्स में नुकसान हुआ है। इसी वजह से विभाग ने कंपनी पर 8,500 करोड़ का टैक्स बताया था। वोडाफोन ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि आयकर विभाग की मांग जो है सही नहीं। इसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कई सालों तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ।
अब सरकार ने खुद ही ये केस वापस लेने का फैसला किया है। इससे वोडाफोन ग्रुप को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उस पर 8,500 करोड़ रुपए का टैक्स केस खत्म हो गया है सर। तो क्या अब माना जाए सर कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो कह रहे थे कि ऑपरेशन चलाने में दिक्कत होगी, 5G को और हमको एक्सपैंड करना है, compete करना है जियो से, एयरटेल से, तो क्या अब सब चीज़ में राहत मिलती हुई नजर आएगी सर? नहीं, पिछले 2 दिन से वोडाफोन आइडिया के लिए कम से कम अच्छी कई खबरें, एक साथ 3 खबरें ऐसी हैं जो अच्छी खबरें वोडाफोन आइडिया के लिए आई हैं। एक AGR को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आया, जिसमें उन्होंने उसका एम्बिट, पूरे के पूरे जो फैसले का एम्बिट है उसको बढ़ाया और एडिशनल AGR तक ही इसको सीमित न रखते हुए जितना भी AGR का बकाया है वोडाफोन आइडिया पर, उसको लेकर सरकार को एक छूट दी कि आप इस पे फैसला ले सकते हैं। दूसरा, अमेरिकन PE फर्म का जो एक बात आ रही थी कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए से लेके 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम वो लगा सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। कंडीशन उसमें ये है कि सरकार की तरफ से एक कंक्रीट राहत की बात यहाँ की जाए जी। और अब तीसरी खबर ये आ रही है कि जो वोडाफोन PLC ने एक 2008 में सौदा किया था एक जो अपनी कॉल सेंटर की एक यूनिट को बेचने का, और उसमें उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये माना था कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जो कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स के तहत आता है। ऐसे में इस पर 8,500 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी बनती है जी। तो जो IT का जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसने सबसे पहले 2014 में इसमें जो है फैसला दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में जी। फिर उसके बाद वो आपने जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट 2016 में मामला गया और उसके बाद लंबे वक्त से जो पेंडिंग पड़ा हुआ मसला था उसको अब अंततः खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ठीक है, हम इस केस को वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दे दी। ओवरऑल बात यह है कि अब मैं इसको एक तरह का प्रैग्मेटिक टैक्स को लेके जो डिसीजन है उसमें एक प्रैग्मेटिक डिसीजन है, जहां आप एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी कंपनी को कि कोई किसी भी FDI लगाने वाली, मान लीजिए विदेशी कंपनी, उसको ये इसका देखिए एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि जो टैक्स को लेके जो एक अनसर्टेनिटी थी विदेशी कंपनियों में, इस बात को लेके एक आशंका रहती थी कि आज हम भारत में पैसा लगा रहे हैं, पता चलेगा कि 10 साल बाद या 5 साल बाद सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक टैक्स का नोटिस उनको थमा देगी कि साहब आपको तो यहाँ इतना टैक्स देना है जी। तो वो यहाँ पे एक विश्वास, एक भरोसा भी पैदा होता हुआ नजर आएगा विदेशी कंपनियों में, ताकि वो फिर FDI को लेके अपने फैसले ले पाएंगी जी। सर, जिस तरह से हम लोग आपसे चर्चा करते रहते थे कि एक कोई अगर मान लीजिए केस को लेकर ही अगर वोडाफोन आइडिया वाला ही केस दिखा जाए तो इसको ऐसा ना मान लिया जाए कि बहुत एक मतलब ऐसा केस है जिसकी जो है इसका उदाहरण दिया जाएगा दूसरे केस को भी लेकर। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस तरह की तो बहुत सारी टैक्स की देनदारियाँ और भी कई कंपनियों पर है और कई सेक्टर्स पर है, तो वहाँ भी तो इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वहाँ भी लोग कहने लगेंगे कि भाई हमारा भी 8,500 करोड़ के आसपास का, इनका आपने माफ़ किया है, मेरा 18,000 करोड़ के आसपास का, मेरा 1,18,000 करोड़ के आसपास का, तो उसको भी माफ़ करना चाहिए। नहीं, देखिए ये जो फैसले हैं इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद इस केस को विड्रॉ करने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर मंजूरी दी जी। अब ये केस टू केस फैसले होंगे अगर इन विवादों को सरकार हल करना चाहती है टैक्स को लेकर। लेकिन सर, जहां तक दिख पा रहा है इस पिक्चर से तो यही क्लैरिटी पता चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी वोडाफोन आइडिया को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार भी डायरेक्ट नहीं बोल रही है लेकिन अंदर खाने से उसको सपोर्ट करती हुई दिख रही है और ईज ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। अब IT देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि नहीं चलिए भाई 8,500 करोड़ के आसपास। पूरा का पूरा फिर सरकार की तरफ से ही एक इनिशिएटिव है कि किसी तरह से कंपनी को बचाने की कोशिशें की जाए। सरकार बड़ी स्टेक होल्डर है। नया अगर ग्रुप एक आ रहा है पैसा लगाने, मान लीजिए 4 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर की अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी करता है, तो ये इस सेक्टर का और वोडाफोन आइडिया दोनों का टर्न अराउंड कर सकता है। इस सेक्टर में नए लेवल पे कंपटीशन पैदा हो सकता है। 140 करोड़ का भारत का जो देश है वहाँ पे ब्रॉडबैंड से लेके मोबाइल तक डेटा कंजम्पशन को लेके भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, उभरता हुआ दुनिया का सबसे मुझे लगता है दूसरा सबसे बड़ा बाजार है टेलीकॉम सेक्टर का जी। तो ऐसे मार्केट में आपको फिर चीज़ों को अगर आप डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम मोबाइल फ़ोन पर टिका हुआ है जी। अब देखिए ना सर, जैसे आपने राहत वाली बात कही वोडाफोन आइडिया को लेकर, एयरटेल की तरफ से भी खबर आ गई। मित्तल साहब ने कहा
कि भाई हमने जो समय से पहले अगर पैसा दे दिया, ड्यूज दे दिया, तो हमने क्या कोई गलती करी क्या? नहीं, बिल्कुल। अब ये हो सकता है सरकार इस चीज़ को न चाहती हो कि इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके बाद इस तरह के मामले फिर से कोर्ट में आना शुरू हों, लेकिन चूंकि एयरटेल ने भी कह दिया कि साहब हमारे ऊपर 44,000 करोड़ का जो बकाया है उसमें हम 18,000 करोड़ तो पे कर चुके हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन गलत तरीके से, और बहुत अहम बात कही है गोपाल विट्ठल ने कि उन्होंने कहा कि हम शुरू से इस बात को मानते आ रहे हैं कि जो इसको तय करने का तरीका है, एजीआर बकाया के कैलकुलेशन का तरीका है, वो पूरी तरह से फ्लॉड एक वे है, एक गलत तरीका है। सुप्रीम कोर्ट का जो 2019 का फैसला है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा झटका था जी। उसमें इस तरह के कैलकुलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, और अब चूंकि कोर्ट ने जो एडिशनल डिमांड है उसको भी और एजीआर की पेनल्टीज वगैरह पे पूरी सरकार के पास राहत देने का दिया है, ऐसे में अब हम भी सरकार के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमें भी, एयरटेल का कहना है कि हमारे कैलकुलेशन से हिसाब से हमारे पास ऊपर एजीआर का बकाया 13,000 करोड़ रुपए बैठता है, सरकार के हिसाब से 44,000 करोड़ बैठता है। 18,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर चुकी कंपनी, तो एक तरह से तो 5,000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार के पास बैठ जाएगी कि आप साहब वापस करो मेरे फंड। क्या फिर एयरटेल में फिर इक्विटी स्टेक खरीद लेगी क्या सरकार? नहीं, सरकार इक्विटी स्टेक अब किसी कंपनी में नहीं खरीदेगी ना। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया में बढ़ाएगी जब तक कि इस तरह की मजबूरी ना आ जाए कि अगर कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ती तब। तो सर ऐसा ही कुछ विट्ठल साहब ने जो डिमांड कर दिया, ऐसा ही कुछ फिर अब जियो की तरफ से भी आ जाएगा सर? उनके तरफ से भी तो देनदारी थी। जियो के ऊपर इस तरह के एजीआर बकाया की देनदारी है नहीं, बहुत कम है। हाँ, उन्होंने अपना टाइमली पे किया है। अब रिकैलकुलेशन का अगर मसला आया तो जाहिर तौर पर फिर सारी कंपनियों के साथ ये मामला आएगा। चलिए सर, तो प्रवीण सर आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।